हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो बच्चे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिलेक्शन एक्सप्रेस सीरीज। तो सिलेक्शन एक्सप्रेस में मैं क्या करवा रहा हूँ, इसमें मैं आपको करवा रहा हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन से एग्जाम के लिए करवा रहा हूँ भाई? AMU एंड JMI के लिए, क्लास 9 एंट्रेंस के लिए सीरीज चल रहा है। और मैं आपको इसमें किसी एक चैप्टर का नहीं, होल सिलेबस का मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन। तो ये आपका है सेकंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप चले जाएं फर्स्ट पार्ट देख लें। तो उसमें मैं आपको ऑलरेडी 45 क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। तो इस सीरीज़ में आपको अभी मिलेगा आपको 45 क्वेश्चन। और अगर आप 45 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का देख ले तो 45 इस पार्ट का देख लो, टोटल कितने हो गए? 90 क्वेश्चन हो गए। अगर आप 90 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो और मैं जो बोलूँगा, मैं जो लिखूँगा, मैं ऑप्शन में समझाता हूँ, आपको पता है ये सारी चीज़ अगर आप कर लेते हो, मेरी इस चीज़ की गारंटी है कि आपके एग्ज़ाम में 25 जितने भी क्वेश्चन नज़र आएंगे सारे के सारे इसी सीरीज़ से आएंगे। और साथ के साथ बस एक काम और कर लो, आप PYQ कर लो। बस इतना कर लो, ये सीरीज़ कर लो और आप PYQ कर लो, सिलेक्शन सीरीज़ प्लस PYQ। और PYQ में आपको बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप चले जाना प्ले लिस्ट में, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। वो बस PYQ मैंने जो करवाया ना, बस आपको 2 से ढाई घंटे के अंदर आपके पूरे PYQ कवर हो जाएंगे 2016 से लेकर 2024 तक का। इतना कर लो, सिलेक्शन एक्सप्रेस करो एंड PYQ करो और आप सिलेक्शन पाओ। 25 आउट ऑफ 25 की मेरी गारंटी है। बस 2 चीज़ करना है, ठीक है। आपको करना क्या है, आप अपना जैसे भाई सब देख रहे हो कितने गौर से एकदम है ना बिजी हैं देखने में, तो उसी टाइप से आपको वीडियो को अच्छे से देखना है। अच्छे ध्यान से देखो, अच्छे मैं जो बोलूँगा उसे ध्यान से सुनो, जो लिखूँगा उसे अच्छे से देखो एंड लिखो। और जितने क्वेश्चन करवाने वाला हूँ सारा क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो आपका इसमें पहला रूल ये आप अप्लाई करो। वीडियो को सबसे पहले आपको क्या करना, जैसे क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करेंगे, वीडियो का पॉज कर देंगे। वीडियो को पॉज करने के बाद पहले आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है, देन आप सॉल्यूशन देखेंगे। तो इतना सा रूल आप फॉलो कीजिए, आप सिलेक्शन पाइए, फिर आइए मिलिए। भाई आप देखो एक चीज़ और करना कि आपको जो क्वेश्चन, आप जो एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन आएंगे ना, मुझे मेरा इंस्टा ID है AKadir374। मुझे यहाँ पे क्वेश्चन का पेपर का मतलब क्वेश्चन पेपर का फ़ोटो भेज देना। और आप मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो भी कर सकते हो। और साथ के साथ एक काम और आपको करना है, आपके कितने मार्क्स आए हैं मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, ठीक है भाई। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का जो क्वेश्चन है 46, आज के सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ लाइफ when the body undergo changes leading to reproductive maturity is called। सिंपल सा डेफिनेशन है, तो क्या बोलते हैं इसको? एडोलेसेंस बोलते हैं। ये तो चलो उसने पूछा, लेकिन अब आपसे क्या इससे पूछा जा सकता है? तो एडोलेसेंस में आपको क्या याद रखना है, जो एडोलेसेंस जो पीरियड होता है ये कब से कब तक का साल होता है? ये 11 से लेकर 19 साल के जो पीरियड होते हैं, एज 2 होते हैं, उसको हम एडोलेसेंस पीरियड कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है बताओ? इसके अंदर होता है आपका फिजिकल चेंज होता है ना, फिजिकल चेंज एंड बताओ और कौन सा चेंज होता है, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। फिजिकल चेंज होता है, इमोशनल चेंज होता है। तो ये सारा क्वेश्चन बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ एडोलेसेंस के दरमियान क्या क्या चेंजेस आता है। तो फिजिकल चेंजेस आता है, इमोशनल चेंजेस आता है, और एक चेंजेस और कौन सा आता है भाई? फिजियोलॉजिकल चेंज। ये सारे के सारे चेंजेस आते हैं एडोलेसेंस के ड्यूरिंग दरमियान। और आप इसी एज में इसी वक्त आप क्या अटेंड करते हो? आप अटेंड करते हो अपना प्यूबर्टी, है ना। प्यूबर्टी जो अटेंड होता है ये इसी फेज़ में होता है, एडोलेसेंस फेज़ में होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ प्यूबर्टी के अंदर में क्या क्या चेंजेस आता है। तो चलो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। तो प्यूबर्टी में बताओ क्या चेंज होता है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है मेरे भाई? इसमें आपको याद रखना है कि प्यूबर्टी के दरमियान आपका जो हाइट होता है वो इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज इन हाइट, ठीक है। तो ये होता है। और सेकेंड चीज़ आपको इसमें पता होना चाहिए, आपका जो बॉडी का शेप होता है, क्या जब बच्चे थे और जो अभी जो क्या बॉडी का शेप सेम है? नहीं। आपको जो छोटे मोटे थे चुन्नू मुन्नू से, तब आपका अलग था बॉडी का शेप। अब जो हो गए एकदम है ना हट्टे कट्टे, तो आपका बॉडी का शेप अलग है। तो ये कब हुआ? ये आपके प्यूबर्टी के दरमियान हुआ, 11 से 19 साल के बीच में हुआ, है ना। तो और साथ के साथ आपका चेंज होता है किसके अंदर? वॉइस के अंदर चेंज होता है। तो अब जो बच्चे थे और अभी जो थे, तो क्या आपको वॉइस से बिल्कुल डिफरेंस है। ये सारे के सारे चेंजेस होते हैं किस वक्त? प्यूबर्टी के दरमियान। और साथ के साथ एक चीज़ और याद कर लो, जो सेक्स ऑर्गन है ना, सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। एंड एक चीज़ और होता है, हेयर का क्या होता है? हेयर ग्रोथ होता है। कहाँ पे? आर्म पीठ वगैरह में आपका हेयर का ग्रोथ होता है। तो सिंपल सा आपको क्या याद रखना है कि एडोलेसेंस के बारे में सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। सेकंड आपको पता होना चाहिए कि कब से कब तक इसका पीरियड होता है। थर्ड पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या चेंज होता है, फिजिकल चेंज, इमोशनल चेंज एंड फिजियोलॉजिकल चेंज। और एक सबसे खास बात, इसी वक्त आपका होता है प्यूबर्टी आता है। तो प्यूबर्टी के अंदर क्या क्या चेंजेस आता है? तो सबसे पहले इसके अंदर हाइट का इंक्रीज होता है, बॉडी शेप में चेंजेस होते हैं, वॉइस में चेंज होता है, सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है एंड हेयर का डेवलपमेंट होता है या ग्रोथ होता है। तो आई होप कि आपको ये स्लाइड समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, कौन सा पूछा क्या, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल, तो मेल के अंदर कौन सा हार्मोन है जो कि सेकेंडरी कैरेक्टर को डेवलप करता है। तो सबसे पहले देखो एस्ट्रोजन, आपको पता है एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन या मेल हार्मोन है। एस्ट्रोजन जो है वो आपका मेरे भाई फीमेल हार्मोन है, ये है आपका फीमेल हार्मोन है, ठीक। ये सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए पता। आपका जो प्रोजेस्टेरोन है ये भी कैसा हार्मोन है, ये भी आपका है फीमेल हार्मोन है, तो ये भी आपको बिल्कुल आना ही चाहिए। लेकिन आपका जो टेस्टोस्टेरोन है ये बताइए ये कैसा हार्मोन है, ये आपका है मेल हार्मोन है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बताओ इसमें से कौन सा फीमेल हार्मोन है, कौन सा मेल हार्मोन है। तो मेल हार्मोन बस एक ही होता है, वो होता है टेस्टिस। तो आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा है कि बताओ सेकेंडरी कैरेक्टर के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए, मेल के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, टेस्टिस्टेरोन। आप देखो इसमें एक चीज़ और ध्यान देना आपको, जो टेस्टिस्टेरोन है वो कहाँ से रिलीज़ होता है, मतलब कहाँ से निकलता है, वो टेस्टिस से निकलता है, टेस्टिस से निकलता है। टेस्टिस एक ऑर्गन होता है, वहाँ से रिलीज होता है आपका टेस्टिस्टेरोन। और टेस्टिस, और मैंने एक चीज़ बताया था, बताओ इससे और क्या निकलता है, टेस्टिस आपका निकलता है स्पर्म। स्पर्म जो होता है वो भी कहाँ से निकलता है, टेस्टिस से ही निकलता है। आई होप कि आपको इतना सा समझ में आ गया होगा। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना आपको, अगर यहाँ से पूछता है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल, मेल नहीं देखे, अगर फीमेल देता तो बताओ आंसर क्या होता है, जल्दी से बोलो क्या होता है आंसर। तो एस्ट्रोजन हो जाता ना, बिल्कुल एस्ट्रोजन आंसर होता है, ठीक। तो एस्ट्रोजन हो गया या प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये दोनों कहाँ से रिलीज होता है, ये होता है ओवरी से रिलीज होता है। और ओवरी से एक चीज़ और रिलीज होता है, उसको क्या बोलते हैं भाई बताओ जल्दी से, एक बोलते हैं, ऑलरेडी मैंने कल वाले लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर दिया है। आप मुझे एक चीज़ और बताएंगे, जो इंसुलिन होता है ये कहाँ से रिलीज़ होता है, बोलो जल्दी से। ये जो होता है को कहाँ से होता है, कौन से ग्लैंड से रिलीज़ होता है, ये पेनक्रियाज से रिलीज़ होता है। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये इसका फंक्शन होता है ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, मतलब ब्लड शुगर को क्या मेंटेन करके रखता है आपका इंसुलिन। तो ये स्लाइड आपको समझ में आया क्या। एक चीज़ और इसी खुशी में जान लो, जिससे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं ना, बस फॉलो है, तो एक चीज़ और जान लो एडम्स एप्पल के बारे में। एडम्स एप्पल क्या है, देखो एडम्स एप्पल, एप्पल एप्पल सेब, भाई सेब है ना, खाने वाला सेब नहीं है। कुछ बच्चे लोग सोचे यार खाने वाला सर मेरे को सेब खिला रहे हो क्या, अरे नहीं यार खिलाएंगे, मिलो आओ सिलेक्शन लो, मिलते हैं फिर, आओ जामिया आओ, ठीक है मैं भी यहीं रहता हूँ, आओ मिलते हैं यार साथ में, क्या दिक्कत है। आप अपना मार्क्स जरूर शेयर करना मेरे से, कितने मार्क्स आए हैं, है ना, जरूर शेयर करना मेरे को, इंस्टाग्राम पे शेयर कर देना सर, ताकि मैं आपका फ़ोटोज़ के साथ आपका मार्क्स साथ मैं अपने बच्चों को शेयर कर सकूँ। मेरा बच्चा टॉपर है, ठीक है भाई, तो आप मुझे अपना मार्क्स बताना, सिलेक्शन है तो वो भी ज़रूर बताना, और ताकि मैं आपको यहाँ पे इसी यूट्यूब चैनल पे आपका नाम विद फ़ोटो के साथ में शेयर करूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं एडम्स एप्पल में क्या है। तो सबसे पहले आपसे पूछता बताओ एडम्स एप्पल जो होता है ये किसके अंदर होता है, मेल या फीमेल। तो ये आपको सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए, ये आपको होता है सिर्फ और सिर्फ मेल के अंदर होता है। और इसके अंदर होता है क्या है, इसके अंदर होता है लैरिंग्स, होता है ना लैरिंग्स, है ना, लैरिंग्स का नाम सुने हो कभी, नहीं सुने हो, अरे यार अब तक तो पता होना चाहिए। तो लैरिंग्स का जो साइज होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो एडम्स एप्पल के अंदर क्या होता है, लैरिंग्स का साइज अगर इंक्रीज हो जाए मेल के अंदर तो वो कहलाता है एडम्स एप्पल। और इसमें एक चीज़ और आप याद कर लो इसी बहाने, तो वो लैरिंग्स जो होता है इससे क्या प्रोड्यूस होता है, आपका जो वॉइस जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये किसके हेल्प से बोल रहा हूँ, तो लैरिंग्स से मेरा आवाज़ निकल रहा है, देन आप सुन पा रहे हो। तो आपका जो मेरा जो वॉइस निकल रहा है ये कहाँ से निकल रहा है, ये लैरिंग्स के हेल्प से निकलता है। वॉइस बॉक्स से बुलाया जाता है किसको, लैरिंग्स को, साउंड बॉक्स नहीं भाई, वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स कुछ और होता है ना, ठीक है। तो इतना से समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। आपको अच्छा लगा वीडियो तो यार लाइक कर दो, अपने दोस्तों से शेयर करो, फर्स्ट टाइम आए तो इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरे भाई, ठीक है ना। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, पूछा है बताओ भाई, ज़्यादा कुछ नहीं पूछना, बस मुझे बता दो मास्टर ग्लैंड कौन है, आपका मास्टर जी कौन है यहाँ पे। तो मास्टर जी मैंने यहाँ पे पूछा, ग्लैंड पूछा है, तो कौन सा मास्टर ग्लैंड है आपका बताओ जाए, एड्रिनल क्या मास्टर ग्लैंड है, नहीं, मास्टर ग्लैंड जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। अब इससे देखो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे पूछता है आपको कि बताओ एड्रेनल ग्लैंड जो होता है उससे क्या रिलीज़ होता है, इससे रिलीज़ क्या होता है ना, पूछेगा बताओ क्या रिलीज़ होता है। तो एड्रेनलिन जो होता है वो एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज़ होता है, ये आपको पता है जो कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है, आपको एड्रेनलिन होता है। तो थायराइड ग्लैंड से होता है, बताओ इससे कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है, जल्दी से बोलो। जो थायरोक्सिन होता है वो कहाँ से रिलीज़ होता है, वो आपका होता है कहाँ से रिलीज़ बताओ, थायराइड ग्लैंड से होता है। और पेनक्रियास से मैंने अभी जस्ट बताया कि पेनक्रियास से कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है, कौन सा होता है, इंसुलिन जो होता है वो आपके पेनक्रियास से रिलीज़ होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ना मेरे भाई, है ना, आया कि नहीं आया बताओ जल्दी से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49।
49 क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है यार। पूछा कि व्हाट इज़ मेनापॉज, सिंपल सा पूछा भाई मेनापॉज बता दो, ज़्यादा कुछ नहीं, इतना बता दो निकल लो, सिलेक्शन लो आ जाओ। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलते हैं, तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को ही बोलते हैं हम क्या, मेनापॉज। तो वही पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है कि मेनापॉज बताओ क्या है, सॉरी मेनार्च पूछा गया यार, है ना। कोई नहीं, होता है कभी कभी। तो आपका जो मेनार्च है तो पूछा बताओ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, मेनार्च होता है। और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है भाई, जल्दी बोलो। मेनापॉज जो होता है वो आपका होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आपसे पूछा है कि बताओ मेनापॉज क्या है, तो मेनापॉज आपका क्या है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इससे एक चीज़ और ध्यान रखना आपका, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होता है, गर्ल्स के अंदर होता है। ये भी आपसे डिफरेंस करने के लिए पूछता है, बताओ इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के अंदर क्या होता है, तो आपका क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के अंदर होता है, बॉयज़ के अंदर ये बिल्कुल नहीं होता है। और जो मेनापॉज होता है, जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टॉप होने लगता है, जब लास्ट टाइम होता है, तो आपका क्या कहलाता है, मेनापॉज कहलाता है। और ये कब होता है, ये जब 45 से 50 का एज होता है, तो तब ये होता है। ये चीज़ कब होता है, 45 से 50 साल का जब इंसान हो जाता है, जाती है गर्ल वोमेन, तो ये मेनापॉज उसका मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होना बंद हो जाता है। ठीक, इतना बस पता होना चाहिए। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ थायराइड ग्लैंड। सिंपल सा पूछा है कि बताओ थायराइड ग्लैंड का क्या रोल है, तो ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, ब्लड क्लोटिंग, सिंपल सा है। तो ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म का बात अगर आ जाए तो इसमें आपको क्या देना है, थायरोक्सिन देना है। और थायरोक्सिन कहाँ से रिलीज़ होता है मेरे भाई, थायरोक्सिन जो आपका होता है वो रिलीज़ कहाँ तो होता है, थायराइड ग्लैंड से होता है। तो इसके अंदर पूछेगा बताओ कौन सा हार्मोन होता है रिस्पॉन्सिबल, तो अगर हार्मोन पूछता तो आपका फिर भी क्या होता है, थायरोक्सिन हो जाता है यहाँ पे। ठीक, तो आपसे पूछा है कि थायराइड अच्छा हार्मोन पूछा है ना, मतलब कि थायरोक्सिन का क्या रोल है, तो क्या रोल है, ग्रोथ एंड द मेटाबॉलिज्म का रोल है। और ब्लड क्लोटिंग में क्या हेल्प करता है इसमें से बताओ, ब्लड क्लोटिंग में आपका जो प्लेटिलेट होता है वो हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में, तो ये पता होना चाहिए। डाइजेशन ऑफ फूड में बताओ एंजाइम हेल्प करता है या हार्मोन हेल्प करता है, तो एंजाइम हेल्प करता है आपका किसमें, डाइजेशन ऑफ फूड में। उसी टाइप से पूछता है बताओ ब्लड प्यूरिफिकेशन में कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है, तो ब्लड प्यूरिफिकेशन में कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है भाई, जल्दी से बोलो भाई मेरे, किडनी जो होता है, किडनी है ना, अरे मेरे किडनी का टुकड़ा आया, अरे और सॉरी दिल का टुकड़ा होता है, मैं तो किडनी का बोल दिया, कोई नहीं, अरे होता है यार थोड़ा बहुत तो गलती बनता चलता है इतना। तो चलो भाई कैसा लगा वीडियो कमेंट कर दो यार, जल्दी से बताओ, है ना। आपको मैथ्स के चाहिए तो मैं मैथ्स का जल्दी से लेकर आऊँ, जल्दी मुझे बताओ ऐसा सीरीज का मैथ्स का चाहिए आपको, अगर चाहिए मैथ्स का तो मैं आपके लिए कल तक लेकर आ जाऊँगा। आपको 2 दिन बचेंगे, दो चार बार से रिपीट मोड में देख लेना, आपका 55 में से 55 की मेरी गारंटी है। तो बस PY को शर्त क्या है, PYQ अगर आप नहीं करते हो तो फिर कोई सिलेक्शन कोई शर्त नहीं है मेरा भाई, क्यों मैं क्लियर बोल रहा हूँ, PYQ करना बहुत ज़रूरी है। अगर PYQ आपने नहीं किया है अभी मेरे प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ से आप PYQ कर लो, बहुत कम समय में आपके कंसेप्ट देखो। साइंस का PYQ करने में आपको मैक्स से मैक्स 4 घंटे लगेंगे, और आपको मैथ्स का PYQ करने में कितने घंटे, 7 घंटे लगेंगे। और दोनों कितना हो गया, 11 घंटा। अगर आप स्पीड बढ़ाकर देखते हो तो आपका 8 घंटा के अंदर मैथ्स एंड साइंस का PYQ कंप्लीट हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक का, 2016 से लेकर 2024 तक का 8 घंटा अपने को दो और सिलेक्शन लो, और आओ मेरे से मिलो, मैं भी अभी जामे में जाता हूँ, मैं दोनों भाई मिलेंगे, मस्ती करेंगे, पार्टी करेंगे, ठीक है भाई। तो चलो फिर सिलेक्शन लोगे, फिर मेरे को मैसेज करना भाई, सर मेरा सिलेक्शन हो गया, सर इतने मार्क्स आए आपके, वैसे बिल्कुल मैसेज करना और मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 51 क्या है, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ फोर्स। क्वेश्चन पूछा है बताओ फोर्स का SI यूनिट क्या है। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किलोग्राम बताओ किसका SI यूनिट होता है, किलोग्राम होता है मास का SI यूनिट। और बताओ पास्कल किसका SI यूनिट होता है, पास्कल P से P याद रखो, प्रेशर का होता है क्या, पास्कल SI यूनिट। न्यूटन किसका SI यूनिट होता है, जो फोर्स होता है उसका होता है न्यूटन। और जूल बताओ किसका होता है, जो एनर्जी होता है ना तो उसका होता है। आपसे देखो क्वेश्चन ये दोनों तो आपसे बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, बिकॉज ये दोनों आपके सिलेबस के हैं। अभी मैंने आपको पूछा किसका, फोर्स का पूछा, आपसे प्रेशर का पूछ सकता है, तो ये दोनों तो आप याद कर लो, P से पास्कल, P से प्रेशर। तो आपसे फिलहाल के लिए पूछा गया फोर्स से, तो फिलहाल के लिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्या समझ में आया, तो रूल फॉलो कर रहे हो ना, वीडियो को पॉज करो देन आप सॉल्यूशन देखो मेरे भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 52 देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। ये तो भाई ना जाने कितने बार पूछे गए हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स आप बस याद क्या कर लो, मैं जो लिख के दे रहा हूँ उसे याद कर लेना। देखो एक होता है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है, कलर चेंज कर लो क्या, चलो यार कलर रेड कलर लेते हैं, क्या दिक्कत है अपने भाई है। देखो कॉन्टैक्ट, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसमें आपको 2 एग्जांपल याद करके जाना है। तो पहला एग्जांपल याद कर लो, क्या बताओ जल्दी से, पहला याद कर लो फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स याद कर लो।
और दूसरा याद कर लो आपका मस्कुलर फोर्स। ये दो है बस आपके एनसीईआरटी में, बस दो गिवन है और इस दो से बाहर बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आएगा। ये हो गया आपका कॉन्टैक्ट फोर्स। और एक पूछता आपका, बताओ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है? कौन सा फोर्स है भाई? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अरे नॉन कॉन्टैक्ट कहाँ गया? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है? तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स अगर आपसे पूछे तो इसमें आपको बस 3 याद करना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल याद नहीं करनी है। सबसे पहले इसमें आपको याद करना कौन सा फोर्स है भाई? मैग्नेटिक फोर्स याद कर लो, है ना, मैग्नेटिक फोर्स। और दूसरा याद कर लो ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। याद हो गया क्या? तो ये याद करके जाना है। और तीसरा याद कर लो क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सारे लिख लेना। तो आप याद करना कॉन्टैक्ट फोर्स में दो आते हैं, फ्रिक्शन फोर्स एंड मस्कुलर फोर्स। उसी टाइप से नॉन कॉन्टैक्ट में दो आते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये इसका फिलहाल का आपको पूछा, बताओ कि इसमें से भाई कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है? तो कौन सा है कॉन्टैक्ट? ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या? नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका नॉन। देखो यहाँ पे इसमें देखो इन दोनों के एग्जांपल कौन सा है? तो या तो फ्रिक्शन या तो मस्कुलर। देखो इसमें क्या है, तो फ्रिक्शन दिया हुआ है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो एक चीज़ मैं आपको, देखो कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट के अलावा एक चीज़ और पूछा जाता है, वो चीज़ ध्यान दो थोड़ा सा। कभी भी आपका चार्ज के बारे में बात हो ना, चार्ज, तो आप देखो क्वेश्चन पी वाई को देखो ना, कई बार पूछा गया है कि कभी भी अगर क्वेश्चन में देख पूछिए कि बताओ चार्ज की वजह से कौन सा फोर्स जनरेट होता है, कभी भी चार्ज वर्ड देख लो, पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड देख लो, ठीक है, या इलेक्ट्रिक चार्ज देख लो, मतलब चार्ज आना चाहिए, इलेक्ट्रिक आना चाहिए, कभी भी ये आए तो आप सिंपल सा उसमें कहाँ पर चला जाना? ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक में चला जाना। कभी भी चार्ज का वर्ड हो तो हमेशा वो किसके लिए यूज़ होता है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है भाई, तो इतना आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। आते हैं 53 में। तो 53 क्या कह रहा है? 53 क्वेश्चन नंबर कह रहा है व्हाट हैपन, क्या होगा टू प्रेशर व्हेन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज। क्या कह रहा है कि प्रेशर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जब मैं एरिया को क्या करूँगा? इंक्रीज करूँगा। तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला पहले आप समझ लो अच्छे से। तो प्रेशर का फॉर्मूला से पूछा गया क्वेश्चन। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू, बताओ क्या होता है? फोर्स बाय एरिया होता है, ठीक, ये आपका हुआ फॉर्मूला। तो अब इसको देखो कैसे इस फॉर्मूला से क्वेश्चन, कैसे कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा है। तो आप जानते हो ना मैथ में कई बार पूछा गया है इन्वर्सली डायरेक्टली। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ये पता होना चाहिए, जो ऊपर वाले के होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ऊपर वाला नीचे वाले के लिए होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन। मैं लिख देता हूँ, चलो देखो लिखता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सब मैं सिंपल पी लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो पी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है फोर्स के, तो फोर्स एफ को है, इसको शॉर्ट में फोर्स से लिखा हूँ। उसी टाइप से अब एक और लिख लो यहाँ पे, पी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है ए के। देखो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन का डिनोशन है, मतलब ऐसे हम इसको ऐसे हम डिनोट करते हैं कि अगर ऐसा लिखा हुआ 1/a तो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शन, और ऊपर लिखा हुआ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो अब देखो एक यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जब भी इन्वर्सली, देखो ये मैंने क्या होता है, ये आपका क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शन, ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन। और जो ये है आपका है डायरेक्टली प्रोपोर्शन, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शन है इसका मतलब क्या होता है? ऑपोजिट। इसका मतलब क्या? उल्टा, है ना, उल्टा, ऑपोजिट, उल्टा, ठीक लिखा ना? हाँ ठीक लिखाऊँ। तो उल्टा मतलब कि भाई इसे बोलेगा भाई ऊपर जा, तो नहीं, वो बोलेगा नीचे जाऊँगा। दो बंदे हैं, ठीक है, आप जैसे आप हैं आपकी वो है, समझ रहे हो, आप हैं आपकी वो है। तो क्या है, अगर उसे बोलोगे ये काम नहीं करना, बोलेगी नहीं मैं वही काम करूँगी। उसे बोलोगे ये काम करना है, नहीं मैं ये काम नहीं करूँगी। क्या आपको उल्टा कर रही है? जस्ट लाइक इन्वर्सली भाई उल्टा होता है, उल्टा पुल्टा होता है, ठीक। और ये बोल रहा है कि बताओ इसमें क्या होगा, फोर्स अगर बढ़ाएंगे तो एरिया क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, तो उल्टा हो रहा है। अगर यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्स अगर हम कम करेंगे तो आपका एरिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो उल्टा हुआ ना। एक को बढ़ाना दूसरा कम हो रहा है, दूसरा को बढ़ाना तीसरा ज़्यादा हो रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें। उसी टाइप से तो डायरेक्टली में क्या होता है, डायरेक्टली में बहुत सीधे साधे लोग होते हैं, हमारे जैसे लोग, चलो भाई जो बोलो मान लेंगे, ठीक। तो चलो अगर देखो फोर्स से बढ़ाओगे तो इसके अंदर क्या होगा, प्रेशर बढ़ाओ तो फोर्स से बढ़ेगा, अगर एक को घटाओगे तो दूसरा भी घट जाएगा। इससे चलो ये भी कम है, चल भाई तू गया तो मैं भी जाऊंगा साथ में। सिंपल सा जान लो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होता है कि अगर आप एक चीज़ को बढ़ाते हो तो दूसरा चीज़ भी बढ़ेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर एक चीज़ को बढ़ाते हो तो दूसरा चीज़ घटेगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पे आप देखो, क्वेश्चन पे ध्यान देना है ना, मेन तो हमारा क्वेश्चन है ये था कंसेप्ट। ये जो होता है आपके मैथ्स में ही पूछे जाते हैं भाई, ठीक है, कई बार पूछा गया है। तो पूछा है क्या होगा प्रेशर का जब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, तो क्या बोल रहा है, अगर एरिया को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो एरिया को क्या बोल रहे हैं, देखो एरिया को इंक्रीज किया जा रहा है, तो बताओ कि प्रेशर में क्या चेंजेस आएगा। क्या बोल रहा है, एरिया को इंक्रीज, है ना, एरिया को क्या बोल रहा है भाई साहब, इंक्रीज कर रहे हैं। तो एरिया को अगर इंक्रीज करो, देखो क्या है ना, वही वाली बात याद हो गई कि नहीं, अगर तुम बोलोगे उधर नहीं जाओ तो मैं उधर ही जाऊँगी। तो देखो एरिया को इंक्रीज करो तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बताओ डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट, आप समझ में आया कंसेप्ट। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई समस्या बिल्कुल नहीं होना चाहिए यार।
चिल मारो और पढ़ाई करो बिंदास होके। जो मैं क्वेश्चन करा से 2-3 बार रिपीटेड मोड में जरूर देख लेना। पहला बार तो स्पीड बढ़ा कर नहीं देखो, दूसरा बार देखो थोड़ा स्पीड बढ़ा लेना ताकि आपका टाइम बच जाए। ठीक है भाई, इतना आपको करना है एग्जाम देने से पहले। ये लेक्चर को कम से कम सिलेक्शन एक्सप्रेस को 2 से 3 बार आप देख लो, PYQ कर लो। PYQ करना शर्त है, अगर आप PYQ कर लेते हो तो आपको मैं गारंटी लेता हूँ कि 25 आउट ऑफ 25 आपको साइंस में बस इसी सीरीज से मिल जाएंगे। इस सीरीज से अंडर PYQ विथ PYQ। ठीक, इतना कर लो और सिलेक्शन लेके आ जाओ। अब क्या कह रहा है, वाई, आप देखो यहाँ पे एप्लीकेशन में क्वेश्चन पूछा है, वाई क्यों होता है ब्लेड, है ना, नाइफ का जो ब्लेड होता है वो शार्प क्यों होता है। आप देखोगे जो ब्लेड वगैरह होता है ना, जो चाकू वगैरह होता है उसका जो बहुत धार वाला होता है, क्यों होता है वैसे शार्प? सिंपल सा है, शार्प में मतलब क्या होता है, एरिया कम। एरिया कम तो मतलब प्रेशर ज़्यादा। देखो यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला लिखो, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है भाई, जल्दी बोलो, फोर्स बाई एरिया। ये फॉर्मूला होता है। आप बोल रहा है कि शार्पनेस, शार्प है मतलब इसका मतलब क्या होता है, शार्प है मतलब देखो एरिया कम होना। शार्प का मतलब ही होता है कि एरिया का कम होना। अगर आप यहाँ पे देखो एरिया को सिंपल सा कम कर रहे हो तो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा बताओ, ज़्यादा हो जाएगा। शार्प का मतलब जान लो, शार्प का मतलब क्या है, एरिया कम। एरिया कम तो आपका प्रेशर ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर देखो, टू इंक्रीज एरिया नहीं, टू रिड्यूस प्रेशर नहीं, टू इंक्रीज प्रेशर। तो अब ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? तो ये भी आपका NCERT का ही लाइन है। अगर आप लोगों ने चैंपियन गाइड नहीं देखा है तो 2 से 3 घंटे वहाँ पे पूरा साइंस सिलेबस कवर कर सकते हो। बिल्कुल देख लो, ये प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा और मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 55 में देखो आ गए हैं। तो 55 बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन अ वॉल ऑफ द कंटेनर इज कॉल्ड, क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, जल्दी से बोलो, उसको बोलते हैं प्रेशर बोलते हैं। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं थोड़ा सा फ्रिक्शन फोर्स में। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में ऑलरेडी बता दिया। बताओ फ्रिक्शनल फोर्स आपका कैसा फोर्स है, पहले तो यही बता दो इसका कैसा फोर्स है। बताओ, ये आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशन एंड मैग्नेटिक फोर्स है, बताओ कैसा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल आपको यार याद हो ही गया होगा अभी तक। अब इसमें 2-3 चीज़ और ध्यान दे दो। आपका जो कॉन्टैक्ट ये फ्रिक्शनल फोर्स है ये हमेशा अपोज करता है मोशन को, अपोज मोशन। ये मोशन को क्या करेगा, हमेशा अपोज करेगा और ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ये हमेशा कैसे डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब उसी तरीके से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये किस पे एक्ट करता है बताओ, जल्दी से बताओ। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर मैं बोल दूँ तो उसका आप क्या दोगे आंसर, जल्दी सोचे क्या कि नहीं सोचा अभी तक, किसके क्या बोलूँ यार। तो शुरू से देखते हैं। आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये एक्ट करता है किसके बीच में, ये हमेशा जो लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा 2 ऑब्जेक्ट के बीच में लगेगा, 2 ऑब्जेक्ट के बीच में लगेगा, 2 बॉडी के बीच में लगेगा। 2 बॉडी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख सकते हो। ये हमेशा 2 बॉडी के बीच में लगेगा। देखो समझोगे थोड़ा सा, चलो समझा देता हूँ यार। ये आपका एक बॉडी हो गया, ठीक है, बॉडी ए, और इसके ऊपर मैं यहाँ पे रख दूँ दूसरा बॉडी। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, ये हमेशा कौन सा फोर्स लगेगा, हमेशा ये फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। मतलब कि 2 बॉडी के बीच में लगेगा ये। तो फ्रिक्शन फोर्स आपका क्लियर हो गया ना। उसी टाइप से आपको पूछता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ किसके एक्ट करता है, एक्ट ड्यू टू, पूछेगा एक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। आपको सिंपल से पता होना चाहिए, ग्रेविटी की वजह से आपका लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स किसकी वजह से लगता है, सिंपल सी बात है यार, नाम से याद है आपको, मैग्नेट की वजह से आपको लगता है मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, और वो चीज़ क्या है बता दूँ क्या, बिल्कुल बता रहा हूँ, रुक जाओ भाई 1 मिनट। आपको जो प्रेशर होता है ना, फ्रिक्शन, अच्छा फ्रिक्शन, सॉरी मैं फ्रिक्शन बताऊँगा। चलो नेक्स्ट अभी फ्रिक्शन का बाकी है तो फ्रिक्शन में बताने वाला हूँ उसको। चलो क्वेश्चन नंबर 56 से देखो क्या है, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट। अभी मैंने बताया ना फ्रिक्शन जो है ऑलवेज हमेशा कौन से डायरेक्शन में लगता है, क्या ये मोशन के डायरेक्शन में लगता है, या मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, या परपेंडिकुलर लगता है, या डज नॉट डिपेंड ऑन मोशन, क्या ये मोशन पे ही नहीं डिपेंड करता है। ऐसा कैसे हो सकता है यार, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये ज़रूर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो फ्रिक्शन जो है ये हमेशा लगेगा अपोजिट टू द मोशन लगेगा, हमेशा एंड हमेशा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। फ्रिक्शन वाले आपको सिंपल सा पता होना चाहिए, फ्रिक्शन जो होता है ये हमेशा न हमेशा कौन से डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट टू द मोशन लगेगा। इसका मतलब क्या कि अगर आपका एक बॉडी है, सपोज देखो ये बॉडी है, ये बॉडी किधर जा रहा है, ये बॉडी इधर मोशन इधर कर रहा हो, इसमें जो फ्रिक्शन लगेगा ये फ्रिक्शन हमेशा किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया कि कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लीस्ट फ्रिक्शन। जब भी आपसे पूछे कि बताओ किसमें लीस्ट फ्रिक्शन होता है, किसमें ज़्यादा होता है, किसमें कम होता है, तो इसका मैंने सिंपल सा कंसेप्ट कई बार बता रखा है। तो देखो फिर बता रहा हूँ, क्या होता है बताओ, रफनेस या रफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्शन के। तो जितना ज़्यादा रफ होगा सरफेस उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। तो बताओ अब इसमें क्या खोजना है, लिस्ट पूछा ना, सबसे कम रफनेस किस में है। तो देखो क्या आइस में सबसे कम होता है, क्या सैंड पेपर, कारपेट या
कंक्रीट। तो बताओ इन सब में से सबसे कम फ्रिक्शन या रफनेस किसके अंदर है? जो आपका आइस होता है, आपको पता है आइस का सरफेस कैसा होता है भाई? आइस का सरफेस होता है आपका स्मूथ। अगर स्मूथ है सरफेस तो उसके अंदर रफनेस सबसे कम होगा। अगर सबसे कम रफनेस होगा तो बिल्कुल फ्रिक्शन भी आपका क्या होगा? कम होगा। तो इसका सिंपल सा मतलब, अगर आपका रफनेस कम होगा तो फ्रिक्शन भी कम होगा, अगर रफनेस ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब यही होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रहा है तो दूसरा चीज़ बढ़ेगा, अगर एक चीज़ घट रहा है तो दूसरा चीज़ भी घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 58 में आ चुके हैं। तो 58 क्या कह रहा है कि विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज हाईएस्ट। इसमें से पूछा है, ये 4 आपको फ्रिक्शन दे रखा, बताओ इसमें से कौन सा फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा है। तो इसके लिए सिंपल सा एक ट्रिक याद कर लो या सीक्वेंस याद कर लो, आपको हमेशा काम आएगा। जो आपका सबसे पहले आपको याद रखना है इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद याद रखना है क्या? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, है ना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देन आपको याद रखना है क्या? रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये 3 आपके फ्रिक्शन दे रखे हैं, तो ये तीनों एक सीक्वेंस में याद कर लो। इसमें आपको पता क्या होना चाहिए, जो आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये सबसे ज़्यादा होता है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन लगता है स्टैटिक के अंदर। और देन क्या होता है आपका? रोलिंग। तो रोलिंग होता है उसके अंदर मिनिमम फ्रिक्शन लगता है। तो ये आपको पता समझ में आया क्या? इससे देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आपको पूछा जाएगा, बताओ रोलिंग फ्रिक्शन इज मोर देन स्टैटिक फ्रिक्शन या लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दूँ मैं क्वेश्चन, रोलिंग फ्रिक्शन डैश 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 इज ग्रेटर देन या मोर देन। आप यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ? अब ऐसे खाली जगह पूछता है, ऑप्शन दे देगा कि बताओ मोर देन होगा या लेस देन होगा। तो बताओ क्या होगा? तो जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, लेस या कमेंट करो जल्दी। तो देखो रोलिंग फ्रिक्शन यहाँ है ना, रोलिंग फ्रिक्शन बाद में आया, मतलब कि इसके कंपेरिजन में स्टैटिक के फ्रिक्शन में ये कहाँ बाद में है ना। तो रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर यहीं पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाए, पूछ लिया जाए आपको, बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन इज क्या लेस देन मोर देन क्या होगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पे सिंपल सा वही है कि बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है या कम होता है? तो देखो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो सबसे ज़्यादा है, देखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से पहले है ना ये, अगर पहले है तो मतलब इसका फ्रिक्शन ज़्यादा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो क्वेश्चन समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए भी हैं और पूछा जा भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल आसान कंसेप्ट है। सबसे इसमें क्या याद रखना है? सबसे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन और सबसे कम है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब आते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। तो फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में आपको 2 चीज़ याद रखना है। सबसे पहला चीज़ ये याद कर लो, जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है वो किसके वजह से लगता है भाई? ये एयर की वजह से लगता है एंड ये लिक्विड की वजह से लगता है। लिक्विड बोले तो आपका वाटर की वजह से। ठीक है, ये जो फ्लूइड फ्रिक्शन इसकी वजह से लगता है। और इसका एक दूसरे नाम से जानते हैं, जो कि आपको PYQ ऑलरेडी आ चुका है। इसका दूसरा नाम है ड्रग। आपसे पूछे बताओ व्हाट इज ड्रग का दूसरा नेम क्या है? फ्लूइड फ्रिक्शन। ड्रग बोले या फिर फ्लूइड फ्रिक्शन बोले, दोनों बात सेम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 59 क्या है? वाई डू स्पोर्ट्स शू हैव स्पिकल्स। आप सिंपल सा पूछ रहा है कि स्पोर्ट्स शू में स्पिकल्स क्यों होता है, स्पाइक्स क्यों होते हैं। सिंपल सा होता है, क्यों होता है? क्योंकि उसका देखो यहाँ पे स्पाइक्स होगा तो क्या होगा बताओ? उसमें फ्रिक्शन क्या होगा? रिड्यूस करने के लिए होता है ना। अगर फ्रिक्शन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा बताइए? फ्रिक्शन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो चल ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से उसमें स्पाइक्स क्यों होते हैं, जल्दी से बताओ? टू इंक्रीज फ्रिक्शन, टू इंक्रीज फ्रिक्शन। अरे थोड़ा सा मैंने गलती बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखो स्पिक्स क्यों होते हैं, मैं देखो कंसेप्ट बताता हूँ। स्पिक्स क्यों होते हैं? ताकि उसका रफनेस क्या हो जाए? रफनेस क्या होता है? इंक्रीज हो। अगर रफनेस इंक्रीज होगा तो आपका फ्रिक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। थोड़ा सा शायद कि मैं उल्टा बोल दिया था। तो देखो सिंपल से फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए स्पिक्स होंगे ताकि आपका रफनेस बढ़े, रफनेस बढ़ेगा तब क्या बढ़ेगा? फ्रिक्शन बढ़ेगा। मैंने बताया ऑलरेडी कि रफनेस बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, रफनेस घटेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा घटेगा। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 60 में आ चुके हैं। तो क्या है 60 क्वेश्चन? वाई इज़ ऑयल यूज इन मशीन। क्वेश्चन पूछा है कि ऑयल को हम क्यों यूज़ करते हैं मशीन के अंदर। तो मशीन के अंदर ऑयल को क्यों यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। तो सिंपल सा है, ऑयल आपका क्या है? लुब्रिकेंट है, और लुब्रिकेंट से हम क्या करते हैं? फ्रिक्शन को डिक्रीज करते हैं। ठीक है भाई, लुब्रिकेंट में जैसे आपका ग्रीस आ गया, ऑयल आ गया, ये सारे लुब्रिकेंट होते हैं और इसको हम यूज़ ही करते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। और एक चीज़ और यूज़ करते हैं, बताओ जो आपसे क्वेश्चन पूछता है, बताओ जो कार का व्हील्स वगैरह होता है ना, उसके अंदर जो होता है हम बॉल बेरिंग क्यों यूज़ करते हैं? ताकि आपका फ्रिक्शन रिड्यूस हो। तो बॉल बेरिंग से भी हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, ऑयल से भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं एंड ग्रीस से भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके ब्रो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 61 क्या है?
पूछा है साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय, सिंपल सा है, बताओ साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो किससे प्रोड्यूस होता है? क्या रेस्टिंग ऑब्जेक्ट से? एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ ऑटोमेटिक उसे साउंड निकलता नहीं यार। अब एक ऑब्जेक्ट को लो, स्टील लो, उसे अब नीचे गिरा दो, नीचे गिरा तो वाइब्रेट करने लगेगा, तो वाइब्रेट करेगा तो आपका क्या होगा, वहाँ से साउंड का प्रोडक्शन होगा, मतलब साउंड वहाँ से प्रोड्यूस होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है साउंड बताओ किसका फॉर्म है? वर्क का फॉर्म है, फोर्स का फॉर्म है, या किसी और चीज़ का फॉर्म है? तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। साउंड किसका फॉर्म है? एनर्जी का फॉर्म है। और साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ह्यूमन के अंदर, बताओ जल्दी से। अभी मैंने बताया था जो आपका लैरिंग्स होता है वहाँ से आपका साउंड प्रोड्यूस होता है ह्यूमन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछा है, बताओ फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या है? तो फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है। चलो और सब साथ में जो लिखा है उसे भी जान लेते हैं। तो हर्ट्ज किसका यूनिट है भाई? हर्ट्ज आपका फ्रीक्वेंसी का है। तो मैं जितना भी देखो यूनिट लेगा, यूनिट से क्वेश्चन आते हैं, इसे जरूर याद करके जाना। तो न्यूटन बताओ, न्यूटन किसका ऐसा यूनिट है? न्यूटन आपका फोर्स का ऐसा यूनिट है। बताओ पास्कल किसका है? पास्कल है आपका प्रेशर का ऐसा यूनिट है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। आपको जो डिसिबल है वो किसका ऐसा यूनिट है? साउंड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट है आपका, डिसिबल होता है इंटेंसिटी। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मीडियम अलाउ द साउंड ट्रेवल फास्टर। देखो कभी भी आपसे पूछे कि साउंड किस में फास्ट ट्रेवल करता है, किस में स्लो करता है और किस में नहीं करता है, आपको मैं यहाँ पे चार चीज़ लिखूंगा, बस चार को याद करना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपके पास साउंड जो होता है वो हमेशा ट्रेवल करने के लिए उसके मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और मीडियम आपके तीन टाइप के होते हैं, एक होते हैं सॉलिड होते हैं, और दूसरा क्या होता है? लिक्विड होता है। दूसरा क्या होता है? लिक्विड होता है। और तीसरा बताओ क्या होता है? तीसरा कुछ नहीं होता भाई, तीसरा होता है गैस। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे ज़्यादा साउंड का जो स्पीड होता है वो सॉलिड में होता है, इसे याद कर लो। जो सॉलिड के अंदर साउंड सबसे फास्ट होता है, और आपका जो गैस है इसके अंदर साउंड सबसे स्लो होता है। तो आपसे कभी पूछे क्वेश्चन कि बताओ साउंड ट्रेवल इन स्लो, सबसे स्लो कौन से मीडियम में ट्रेवल करेगा, आप उसका ऑप्शन क्या दोगे? गैस दोगे। यहाँ पे पूछा गया है कि साउंड सबसे फास्ट कहाँ पे स्लो कर रहा है? फास्ट है, मैंने क्या लिखा है आपका? सॉलिड। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट। तो सिंपल सीक्वेंस याद करो, सबसे पहले सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस। सबसे ज़्यादा सॉलिड में स्पीड होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, और सबसे कम होता है गैस में। आपको वैक्यूम का पता ही है, वैक्यूम में क्या साउंड ट्रेवल करता नहीं, वैक्यूम तो आपका मीडियम है ही नहीं यार। तो मीडियम क्या है? वैक्यूम आपका मीडियम ही नहीं माना जाता है, मीडियम है ही नहीं। तो यहाँ पे वैक्यूम में क्या आता है? साउंड कैन नॉट ट्रेवल, कैन नॉट ट्रेवल। तो साउंड कहाँ पे ट्रेवल नहीं करता है? ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा गया है, पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि साउंड कहाँ पे ट्रेवल नहीं करता है, तो कहाँ पे ट्रेवल नहीं करता है? वैक्यूम में नहीं करता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पिच ऑफ साउंड। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। मैं यहाँ पे दो चीज़ लिखूंगा, दोनों को अच्छे से समझ लेना, बिल्कुल इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और कई बार ना जाने कितने बार इससे रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। तो पहला मैं लिखूंगा आपके लिए पिच, पहला क्या लिखूंगा? पिच लिखूंगा। और दूसरा लिखूंगा मैं आपको क्या लिखूंगा? लॉर्डनेस लिखूंगा, लॉर्डनेस। ठीक है भाई, तो देखो पिच जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके? फ्रीक्वेंसी के। ये किसके? अगर कभी पिच की बात आए तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से ये याद ध्यान रखो। और आपका जो लॉर्डनेस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके भाई? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। तो ये दो चीज़ आप बिल्कुल याद कर लो। और इसमें देखो क्वेश्चन अब क्या पूछता है, सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछेगा कि बताओ पिच जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है। देखो पिच के सामने मैंने क्या लिखा है? फ्रीक्वेंसी लिखा है, तो पिच जो होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि लॉर्डनेस जो है वो किस पे डिपेंड करता है? जल्दी से बताओ, तो लॉर्डनेस किस पे डिपेंड करता है? जल्दी बोलो भाई। एम्पलीट्यूड। तो लॉर्डनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ये तो दो क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन से क्या पूछता है? बताओ अगर मैं एम्पलीट्यूड को बढ़ा दूँ, एम्पलीट्यूड को मैं बढ़ा दूँ तो लॉर्डनेस क्या होगा? देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में क्या होता है? अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा ही बढ़ेगा। अगर आप यहाँ पे एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहे हो आपका लॉर्डनेस भी क्या होगा? बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात। अगर आप एम्पलीट्यूड को कम करोगे आपका लॉर्डनेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आया? तो और
इससे और क्या क्वेश्चन पूछता है आपसे, अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊँ तो पिच आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा, और मैं फ्रीक्वेंसी को कम करूँ तो पिच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन इस स्लाइड से पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसे आप अच्छे से याद कर लो। फिलहाल जो क्वेश्चन पूछा है आपसे, बताओ पिच जो होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो पिच बताइए किस पे डिपेंड कर रहा है। देखो पिच है, पिच किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 65 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो 65 में क्या है, व्हाट इज द ऑडिबल रेंज इन ह्यूमन ईयर। तो ऑडिबल रेंज आपको क्या है ह्यूमन ईयर के अंदर, ये सिंपल सा है, इसे याद कर लो। कितना होता है बताओ, 20 हर्ट्ज से लेकर कितने हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज तक, ये होता है ऑडिबल रेंज ह्यूमन के अंदर। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा बताओ, अगर 20,000 से ज़्यादा अगर रेंज हो तो उसको क्या बोलते हैं, 20,000 से कम रेंज हो तो उसको क्या बोलते हैं, 20,000 से अगर कम रेंज हो तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक। ठीक है, तो इंफ्रासोनिक होता है 20 से अगर कम हो तो आपका इंफ्रासोनिक, अगर 20,000 से ज़्यादा हो, 20,000 से ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। और इन दोनों में से हमारा जो ह्यूमन बींग से तो होता है वो दोनों में से कोई नहीं सुन पाता है ना, सो क्या लिखो, अल्ट्रासोनिक। तो अल्ट्रासोनिक जो हमारा ह्यूमन ईयर है, ना ही वो इंफ्रा साउंड को सुन पाता है, ना ही अल्ट्रा को, तो इस वजह से हमारा जो ऑडिबल साउंड होता है इन दोनों के बीच का होता है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका एक होमवर्क है आज का, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इंफ्रासोनिक के अंदर के कौन कौन सा जो एनिमल होता है जो सुन सकता है, और अल्ट्रासोनिक का एग्जाम्पल बताएंगे, दोनों मुझे एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल मुझे देंगे 65 का। तो बिल्कुल आप कमेंट करें और मुझे बताएं। तो इसका जो फिलहाल का जो पूछा है ऑडिबल रेंज, देखो कहाँ पे, ये तो दे रखा 10 होगा नहीं, 200 तो कोई बात ही नहीं, 2 ये भी बिल्कुल कोई बात नहीं, तो ऑप्शन नंबर 20 है, तो 20 से 20 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो क्या समझ में आया, तो आपको देखो साथ के साथ ये भी याद रखना है अल्ट्रासोनिक क्या होता है, इंफ्रासोनिक क्या होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करो, ठीक है भाई, तो इसे लाइक कर दीजिए बिल्कुल। अगर आपको चाहिए कि सर इसके लिए और अगर आप चाहोगे तो मैं आपके लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ना, एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुआ है 10 से 15 क्वेश्चन का मैं सीरीज लेकर आ जाऊँगा। अगर आप चाहोगे तो बिल्कुल मुझे कमेंट करना, सर रिपीटेड क्वेश्चन के लिए भी एक सीरीज़ लेकर आओ, ये लिखना कमेंट में, ताकि मैं आपके लिए कल तक अगर अभी लिख देते हो तो कल तक आपके लिए बिल्कुल आ जाएगा, है ना, रिपीटेड क्वेश्चन में। आप अगर चाहिए आपको तो मुझे कमेंट करके बताना, बिल्कुल आएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच लिक्विड इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पूछा है कि इसमें से कौन सा लिक्विड है जो कि बेस्ट कंडक्टर है किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। बताओ कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। बताते हैं क्यों होगा, क्योंकि जो साल्ट होता है ना, साल्ट सॉल्यूशन, अब साल्ट का क्या होता है, NaCl फॉर्मूला होता है, आपको पता है। अब इसे जब ब्रेक करोगे तो ये किसमें होता है ब्रेक, Na+Cl-। अब देखो ये जो होता है प्लस माइनस, ये कहलाता है आयंस, आगे पढ़ोगे ये अभी 9th में, तो ये आयंस होता है, और आयंस की वजह से जनरेशन होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसलिए जहाँ पे आयंस प्रेजेंट होता है वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो डिस्टिल वाटर में कोई आयंस नहीं होते हैं, शुगर सोल्यूशन में बिल्कुल नहीं होता है, अल्कोहल में तो होता ही नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट। पूछा है बेस्ट कंडक्टर पूछा है, ठीक है। अगर पूछता है यहाँ पे तो बताओ इसमें से कौन सा लिक्विड है जिसके अंदर क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो आपका जो होता है डिस्टिल वाटर हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं कलर थोड़ा चेंज कर लूँ इसके लिए। आपका जो डिस्टिल वाटर है, शुगर सॉल्यूशन है, ये सब के सब कैसे होता है बताए, इंसुलेटर होते हैं, इसके अंदर करंट पास नहीं होता। इसमें अल्कोहल भी दे दो, आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, विच लिक्विड इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर पूछता बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो आपका आंसर क्या होगा, डिस्टिल वाटर हो जाएगा, शुगर सॉल्यूशन हो जाएगा, ना अल्कोहल हो जाएगा। आपका ऑप्शन में इन तीनों में से कुछ भी गिवन हो आप उसे टिक लगा लेना, बिल्कुल बिंदास हो जाएगा। पूछे कि इंसुलेटर मतलब क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये हो जाएगा आपका क्या, डिस्टिल वाटर, शुगर सॉल्यूशन एंड अल्कोहल, ठीक है भाई मेरे। चलो 67 देखो क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ लेयर, ऑफ मेटल ऑन अनदर सब्सटेंस। सिंपल सा है, एक यहाँ पे सब्सटेंस है कोई, ठीक है, इसमें किसी मेटल का डिपोजिशन इस पर कर रहा हूँ, तो बताओ इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ये सिंपल सा प्रोसेस है, जल्दी बताओ, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, या कोरिजन कहते हैं, या इवापोरेशन कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जल्दी बोलो भाई, क्या उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। बिल्कुल इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब मुझे बताएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में आप क्या लिख लो डेफिनेशन, चलो लिख ही देता हूँ इसका भी, क्या याद करोगे आप भी यार मेरे। यहाँ पे होता है डीकम्पोजिशन, ये देखो सिंपल, ये लाइन उठ का सकता जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे,
डीकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड यूजिंग, देखो इसके अंदर भी क्या यूज हो रहा है, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस अब एक क्वेश्चन और मैं करवाने वाला हूँ, इसमें क्या है, डीकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये पूछता तो ये कौन सा प्रोसेस होता है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। बाकी आपको कोरिजन पता है, रस्टिंग ऑफ मेटल। कोरिजन में क्या होता है, इसमें क्या लिख लो आप, इसमें लिख लो रस्टिंग। अगर पूछेगा बताओ रस्टिंग ऑफ मेटल तो क्या होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन पूछे, रस्टिंग ऑफ मेटल बोले, बात बराबर है तो आपको हो जाएगा कोरिजन। इवापोरेशन तो आपको पता ही होगा कि नहीं पता है। इवापोरेशन में सिंपल सा क्या होता है भाई, जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट होता है। तो ये आपको कहलाता है इवापोरेशन। कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, है तो उसे साइड कर दो, पढ़ाई करो अच्छे से भाई। 2-3 दिन बचे हुए हैं, बिंदास होकर पढ़ो अच्छे से, बिंदास होकर है ना, चिल मारो, अच्छे से पढ़ाई करो। आप सिलेक्शन सीरीज को 2-3 बार जरूर कर लेना, ठीक है मेरे भाई। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि द टेस्टर डज नॉट ग्लो। जो टेस्टर्स, हम टेस्टर का बताओ क्या काम होता है। टेस्टर्स आप चेक करते हो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो जलता है तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, अगर नहीं जलता है तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो इसमें कहला नॉट ग्लो, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इन डिस्टिल वाटर वाट डज इट इंडिकेट, मतलब ये क्या इंडिकेट करता है बताओ। आपको पता है जो डिस्टिल जो वाटर होता है वो कैसा होता है, इंसुलेटर होता है या कंडक्टर होता है, ये होता है बताओ इंसुलेटर। तो ये क्या होता है, ये होता है इंसुलेटर होता है। तो इस वजह से इंसुलेटर होता है मतलब वहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा। इंसुलेटर किसको बोलते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट फ्लो, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है तो उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी होगा ही नहीं तो पार्टिकल ग्रो नहीं करेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर 68 का क्या हो जाएगा, वाटर इज एन इंसुलेटर। जो प्योर वाटर होता है या डिस्टिल्ड वाटर होता है वह कैसा होता है, इंसुलेटर होता है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज अ गुड कंडक्टर। अब पूछा है कि बताओ इसमें से कौन सा मटेरियल है जो कि कैसा है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो क्या है, सिंपल सा है यार, आप जान लो। जो प्लास्टिक होता है, जो ग्लास होता है और जो वुड होता है, ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं, ये तीनों के तीनों होते हैं इंसुलेटर होते हैं। और आप गुड कंडक्टर बोले तो क्या हो जाएगा, कॉपर जो है वो आपका होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन। अब आते हैं 70 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस रिलीज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस। जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है किसका, वाटर का, जब इलेक्ट्रोलाइसिस हम करेंगे तो उसमें कौन कौन सा गैस रिलीज होता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो आप गैस में याद नाम कर लो अच्छे से, इसे रट्टा मार लो। ये जो एक होता है आपका हाइड्रोजन गैस होता है, एक कौन सा गैस होता है, हाइड्रोजन होता है, और दूसरा होता है आपका ऑक्सीजन होता है। तो ये दो गैस आपके रिलीज होते हैं कब, जब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करते हैं। तो इसमें ये दो गैस रिलीज, अब देखो कौन सा ये दोनों गैस में ऑप्शन चेक करना है। तो क्या ऑक्सीजन तो चलो ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। देखो नाइट्रोजन तो होता ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड होता नहीं है। तीन ऑप्शन ऑलरेडी कैंसिल हो चुका था। ऑप्शन क्या बचा आपका, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फिनोमिना। इसमें से पूछा है बताओ इसमें से कौन सा नेचुरल फिनोमिना नहीं है। अर्थक्वेक क्या अर्थक्वेक नेचुरल फिनोमिना, बिल्कुल ये है। लाइटनिंग भी है, फोटोसिंथेसिस भी है। आपका जो बर्निंग ऑफ पेपर होता है ये नेचुरल फिनोमिना नहीं है। तो वही पूछा है कि इसमें से नेचुरल फिनोमिना कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ तो नहीं है मेरे भाई। आपको हो तो शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो नहीं होना चाहिए वैसे। 72 देखो, व्हाट टाइप ऑफ चार्ज इज अक्वायर्ड बाय द ग्लास रड व्हेन रड विथ सिल्क। इसमें सिंपल सा देखो, एक आपको यहाँ पे सिल्क है, ये इसको मान लेते हैं ये मेरा सिल्क है, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, एक रड को इसमें क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। तो ये आपका रेड कलर का क्या है, रेड कलर का रब मान लो, है ना। ये आपका क्या है, रेड आपका रड है, और जो वाइट कलर का ये क्या बताओ, ये सिल्क है। सिंपल सा जान लो, जब इसको हम रब करते हैं ना तो आपका जो रड जो होता है, रड में हमेशा ना हमेशा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, और आपका जो सिल्क होता है वो उसमें हमेशा कौन सा चार्ज जनरेट होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ से अभी आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ कि व्हाट टाइप ऑफ चार्ज इज एक्वायर्ड बाय द ग्लास रड, पूछा किस में गया भाई। देखो कलर चेंज कर लो क्या, चलो चेंज कर लेते हैं। तो आपसे पूछा गया ग्लास रड में पूछा गया था, रड में पूछा गया तो चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। तो ऑप्शन नंबर ऐसा क्या आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे पूछता है बताओ कि सिल्क में क्या है, तो सिल्क अगर पूछता तो क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता। इसलिए एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है, सुनना है, और एग्जाम में अच्छे से समझ के उसे पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 73 में आ चुके हैं। तो 73 क्या कह रहा है, विच इंस्ट्रूमेंट क्या है,
विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो कौन सा यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है उससे हम इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करते हैं। अब आते हैं वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर में क्या करते हैं बताओ, इसके अंदर हम मेज़र करते हैं, मेज़र ऑफ वोल्टेज, जो वोल्टेज को मेज़र करते हैं वो हम किससे करते हैं, वोल्ट मीटर से करते हैं। उसी टाइप से जो आपको मेज़र करते हो किसको, मेज़र ऑफ किसको, करेंट को, करेंट को जो मेज़र करते हो वो किससे मेज़र करते हो, एमीटर से करते हो। अब आता है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर से भी हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं किसको, मेज़र करते हैं करेंट को, लेकिन कौन सा करेंट है, मेज़र करते हैं करेंट को, लेकिन कौन सा करेंट बताओ, स्मॉल करंट। इसमें एक वर्ड आता है स्मॉल, अगर स्मॉल वर्ड अगर आ जाए कभी आपको जाना है गैल्वेनोमीटर। अगर स्मॉल वर्ड नहीं आए, अगर सिंपल पूछे कि बताओ करंट को मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो अमीटर हो जाएगा। पूछेगा स्मॉल करंट को मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो आपका हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। तो समझ में आ गया क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 74 में आ चुके हैं। 74 क्या है, वाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए ड्यूरिंग अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक आए और आप कहाँ पे अवेलेबल हो, आप हो बिल्डिंग के अंदर हो तो क्या करना चाहिए। अगर बिल्डिंग के अंदर हो अर्थक्वेक आए तो आपको क्या करना चाहिए, समझाने की कोशिश कर रही है क्वेश्चन। क्या आपको स्टैंड अप अंडर ट्री, क्या आपको वहाँ भाई बिल्डिंग अंदर ट्री का तो क्या मसला है यार, है ना, कट कर दो कोई दिक्कत नहीं। आप क्या रन आउट इमीडिएटली, नहीं, आपको फ़ौरन नहीं भागना चाहिए, बिल्कुल नहीं भागना चाहिए। जब भी आपको अर्थक्वेक वगैरह या बिल्डिंग के अंदर हो तो आपको फ़ौरन वहाँ से नहीं भागनी चाहिए। तो आपको क्या स्टैंड नियर विंडो, आप विंडो के पास जाकर देखेंगे भाई, देखें क्या क्या हो रहा है बाहर में, चलो भाई नज़ारा देखते हैं। क्या हो सकता है, हम नज़ारा देखते हो, गलत बात, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, गलत बात गलत बात। तो ऐसा नहीं है, इसका सिंपल सा आपको क्या करना चाहिए, टेक शेल्टर अंदर अ टेबल, तो टेबल के अंदर या बेड के अंदर आपको क्या होना चाहिए, वहाँ पे जाके आराम से छिप जाना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया। ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं बहुत से। इससे अगर आपने नहीं किया नेचुरल फिनोमेना तो आप चले जाएं मास्टरिंग एनसीईआरटी कर लें, 2 लेक्चर मैंने वहाँ पे करवाया है। इससे क्वेश्चन बहुत से आते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, तब ये सीरीज़ बिल्कुल आप जाकर कर लें मास्टरिंग एनसीईआरटी से। कहाँ से, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। और मैं आपको हर चीज़ का चैम्पियन गाइड का, देखो चैम्पियन गाइड का, PYQ का सारा मैं सब चीज़ का मैं लिंक कहाँ पे दे दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी जा सकते हो, या नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जा सकते हो। ठीक है भाई। तो 75 देखो क्या है, व्हाट इज़ द मेन काउज ऑफ अर्थक्वेक, पूछा है कि अर्थक्वेक का जो मेन काउज है, मेन काउज बताओ अर्थक्वेक का क्या है। तो क्या होता है, क्या हैवी रेनफॉल की वजह से होता है अर्थक्वेक, नहीं यार, ये कैसी बातें कर रहे हो यार, ऐसा नहीं होता है। क्या स्ट्रॉन्ग विंड है, क्या बहुत ज़्यादा अगर हवा चलने लगता है आपको अर्थक्वेक आने लगता है, क्या हवा की वजह से आपको बिल्डिंग हिलता है, ऐसा होता है क्या, नहीं ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो किसकी वजह से होता है, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, आपका टेक्टोनिक प्लेट में जब मूवमेंट होने लगता है तो आपका जो अर्थक्वेक काउज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ इमेज, पूछा है कि विच टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो आप इसमें याद कर लो सिंपल सा कि प्लेन मिरर से जो आपका इमेज बनता है वो कैसा होता है, वो वर्चुअल होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड वर्चुअल। और एक चीज़ और इसमें याद कर लो, ये हमेशा सेम साइज़ का होता है ना, सेम साइज़ का होता है, एंड ये हमेशा होता है सेम डिस्टेंस में होता है। तो ये भी आप याद कर सकते हो, है ना, सेम डिस्टेंस सेम साइज़। फिलहाल के लिए आपसे पूछा गया है, बताओ प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है, कि प्लेन में कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल। तो इन्वर्टेड तो होगा नहीं, देखो वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। डैमेज नहीं होता, सेम साइज का होता है, इनलार्ज नहीं सेम साइज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही। इसमें याद कर लो प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है, इरेक्ट बनता है, सेम साइज का बनता है ना, सेम डिस्टेंस का बनता है। ठीक है। 77 देखो क्या है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, क्या है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड, सिंपल सा डेफिनेशन पूछा है। कभी भी आपसे पूछे कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट तो आपको क्या आंसर जाना है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा रिफ्लेक्शन। आते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है जल्दी बताओ, रिफ्रैक्शन है ना यहाँ पे। तो रिफ्रैक्शन में क्या करना है, देखो इसमें थोड़ा सा मैं रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूँ ताकि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं इस टाइप के। सपोज कीजिए आपका सरफेस है, ठीक है, ये आपका क्या है, एक सरफेस है, यहाँ पे ये एक रे आया और एक रे आया और बाउंसिंग बैकवर्ड रिटर्न हो गया। ठीक है, ये आया और ये चला गया। ठीक, और आपको देखो इसका नाम पता है, और बीच में होता है एक ऐसा कुछ लाइन होता है, ये सब का आपको नाम पता होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछता मैं बताता हूँ अभी। देखो ये जो इंसिडेंट, ये जो रे आ रहा है इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। इसको क्या बोला जाता है, इंसिडेंट। आपसे क्वेश्चन पूछता है बताओ जो लाइट रे आ रहा है और जो टकरा रहा है, ठीक है, आने वाले को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, और जाने वाले को क्या बोलते हैं, जाने वाले को रोकना नहीं है, वो क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्टेड रे,
है ना, रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंटेड रे, रिफ्लेक्शन रे, समझ में आ गया। तो ये होते हैं। और ये जो बीच में होता है ये होता है आपका नॉर्मल, ठीक है। ये बीच में जो व्हाइट कलर का मैंने बनाया इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। अरे यार लिख दिया भाई, तो नॉर्मल हो गया ये। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल और इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड इंसिडेंट के रे के बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। सिंपल से मैं बस आई लिख दूँ यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। और नॉर्मल एंड रिफ्लेक्शन रे के बीच में जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अब यहाँ एक रूल आपको पता होना चाहिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन रे एंड नॉर्मल ये ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। देखो यहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन रे एंड नॉर्मल ये सब का होगा ऑल लाई इज ऑन सेम प्लेन। सेम प्लेन बोल दे या आपका सेम पॉइंट बोले ना, प्लेन कभी लिखा जाता है कभी आपका पॉइंट लिखा जाता है, बात बराबर है। तो आपको यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ से याद कर लो कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन रे एंड नॉर्मल सारे के सारे कहाँ पे होते हैं, एक ही पॉइंट है। देखो सबको इसी जगह से है ना, इंसिडेंट भी यहीं पे आया और रिफ्लेक्शन रे यहीं से गया और आपका नॉर्मल भी क्या, नॉर्मल भी यहीं पे है। तो सबका सब एक ही जगह है ना, तो एक ही पॉइंट है, सेम प्लेन है। एक चीज़ और इससे पूछता है, दूसरा चीज़ आपको याद क्या रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो चीज़ यहाँ से याद कर लो। अगर आपसे क्वेश्चन दे देगा कि बताओ इंसिडेंट रे अगर 45 डिग्री है तो बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। अगर ये दोनों बराबर है तो वो भी बराबर हो जाएगा, अगर ये 30 देगा तो वो भी 30 हो जाएगा। तो आपको समझ में आया क्या, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई समस्या, कोई पीड़ा नहीं ना इस क्वेश्चन में। तो हो तो बता सकते हो, वैसे होना ही नहीं चाहिए, ठीक है भाई। फर्स्ट टाइम आया हो, वीडियो वाकई में अच्छा लग रहा है तो क्या करो यार, आपके भाई का चैनल है ना, तो क्या करो सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों से शेयर करो और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना, ताकि अभी आपके लिए बहुत कुछ आना बाकी है। तो वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक करो और आपको वीडियो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताया करो, सर वीडियो ऐसा है, कोई चेंजिंग कुछ चाहिए, ठीक है, तो मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। 78 देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज इन व्हीकल से। देखो इन हेडलाइट, अब व्हीकल से मैं आपको दो चीज़ बताऊंगा, दोनों चीज़ अच्छे से याद कर लेना। व्हीकल से के लिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लो ना, चलो कौन सा लेते हैं, पिंक कलर लेते हैं, ठीक। हाँ तो पिंकी। तो देखो व्हीकल्स में, व्हीकल्स आप यहाँ पे लिखो, उसमें दो चीज़ याद रखना आपको, दो में दो लिखूंगा, बस ये दो याद रखना है और ये दोनों को लेके कहाँ चले आना, एग्जाम हॉल में चले जाना है। तो बस इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत है नहीं व्हीकल्स के बारे में इस चैप्टर से, ठीक है भाई। व्हीकल से आपसे दो टाइप के क्वेश्चन पूछता है। व्हीकल से वर्ड जब भी आ जाए है ना, व्हीकल से वर्ड कभी भी आप क्वेश्चन में देखो तो आपका दो जगह जाना चाहिए। अब देखो वहाँ पे क्या पूछा है, पूछा कि मिरर में कौन सा यूज़ होता है या हेडलाइट में। अगर कभी पूछे कि व्हीकल से के मिरर में किस टाइप का मिरर यूज़ करते हैं, तो व्हीकल से के मिरर में हम हमेशा कौन सा यूज़ करते हैं, किस टाइप का मिरर, कॉन्वेक्स। कौन सा मिरर बताओ, कन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि व्हीकल से के हेडलाइट में किस टाइप का मिरर यूज़ करते हैं, तब क्या हो जाएगा, कनकेव हो जाएगा। देखो यहाँ पे कन्वेक्स है, यहाँ पे कनकेव है। तो आपको समझ में आया क्या, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल 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 पता होना चाहिए, क्वेश्चन आता है इससे। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा, हेडलाइट पूछा गया ना, तो हेडलाइट है, तो व्हीकल से है तो व्हीकल से मुझे दो में गया। अब हेडलाइट है तो हेडलाइट यहाँ पे आएंगे और यहाँ से जाएंगे यहाँ पे, तो क्या है, कनकेव में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 79 में आ चुके हैं। तो 79 क्वेश्चन है, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स डिफरेंट कलर इट्स कॉल्ड, बताओ। और सिंपल का डेफिनेशन पूछा है तो मैं यहाँ पर सबका डेफिनेशन लिख देता हूँ एक एक वर्ड का। सबसे पहले आपका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, अगर कभी देख लो आप, बाउंसिंग है ना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अगर कभी आपका डेफिनेशन आ जाए कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, आपको कहाँ दिमाग कहाँ जाना है, रिफ्लेक्शन का होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। डिस्पर्सन का क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट हो जाएगा। और उसी तरह रिफ्लेक्शन का क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या होता है बताओ इसका, बेंडिंग ऑफ लाइट। सही से लिख दूँ, चलो साफ थोड़ा सा लिख देता हूँ। तो बेंडिंग, वैसे मैं बोलता हूँ ना, आप समझ में आ रहा है ना, तो बेंडिंग ऑफ लाइट। तो फिलहाल आपको क्वेश्चन पूछा, बताओ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इंटू इट्स, कभी भी स्प्लिटिंग वर्ड सुनो तो आपको कहाँ आना चाहिए, डिस्पर्सन में आपका दिमाग आना चाहिए, ठीक है। और कभी भी आप बाउंसिंग बैक सुनो तो आपका आना चाहिए रिफ्लेक्शन में, कभी आप बेंडिंग सुनो आपका आना चाहिए रिफ्लेक्शन में। तो देखो वर्ड पे ध्यान देना, अगर स्प्लिटिंग वर्ड अगर क्वेश्चन में यूज हो तो आपका डिस्पर्सन में जाओगे, बाउंसिंग बैक हो या बाउंसिंग ऑफ हो, बाउंसिंग सिंपल सा वर्ड यूज हो जाए तो आपको आना है रिफ्लेक्शन में, बेंडिंग वर्ड अगर यूज हो तो आपको आना है रिफ्लेक्शन में। तो डाउट क्लियर हुआ यहाँ पे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कलर। पूछा इसमें से बताओ प्राइमरी कलर ऑफ लाइट क्या है। तो इसमें से प्राइमरी कलर ऑफ लाइट क्या है, येलो है, सियान है, रेड है या ब्लैक है। तो सिंपल सा है, तो आपका प्राइमरी कलर होता है वो होता है आपका रेड होता है। इसमें कोई दिक्कत, सिंपल से याद कर लो। प्राइमरी कलर हमेशा कौन सा होता है भाई, रेड कलर होता है प्राइमरी कलर।
तो येलो एंड सियान जो होता है ये कैसा होता है भाई, ये आपका होता है सेकेंडरी कलर। और जो ब्लैक होता है ये कोई कलर ही नहीं होता, आपको जो मेन जो लाइट है ना वो एब्सेंस होता है इसमें। बस इसको जरूरत नहीं है, बस इतना जान लेंगे प्राइमरी कलर कौन सा होता है, रेड होता है, और सेकेंडरी कलर का येलो एंड सियान होता है। चलो तो फिर नेक्स्ट चैप्टर में आ चुके हैं जो बस स्टार एंड सोलर सिस्टम से है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो आ सकते हैं बस वही भी क्वेश्चन लाया हूँ मैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाया हूँ। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये सारे का सारा सीरीज को आप 2 से 3 बार जरूर देख लेना, ज़्यादा टाइम का नहीं रहता है, आपको पता है 1 से 2 घंटे का रहेंगे। तो 2 मैं इसका दूसरा पार्ट दे रहा हूँ, पहला पार्ट आपका 1 घंटे का है, और ये पार्ट भी आपका 1 घंटा से 1 घंटा 5 मिनट तक रहेगा, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाएगा। तो चलो 81 देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग द नोट अ प्लैनेट। इसमें पूछा बताओ कौन सा प्लैनेट नहीं है, तो भाई मरकरी तो प्लैनेट है, वेनस भी प्लैनेट है, मार्स भी प्लैनेट है, तो कौन सा नहीं है पूछा ना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्लूटो हो जाएगा। ये पहले था लेकिन इसको हटा दिया गया, कब 2006 में से हटा दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 में आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 82 आपका क्या कह रहा है, चलिए इसका देखते हैं। एटीट्यूड देखते हैं। विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट। इसमें से कौन सा प्लैनेट है जिसको हम क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट कहते हैं। तो सिंपल सा है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो आपका मार्स होता है वो आपका होता है रेड प्लैनेट। अब बताओ वेनस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो अगर पूछे आपका बताओ मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। तो इवनिंग स्टार उसको हम क्या बोलते हैं बताओ, वेनस होता है आपका मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, ठीक है। तो ये सिंपल सा बस इतना आपको पता होना चाहिए इसमें। अब पूछेगा बताओ लार्जेस्ट आप कौन सा है, तो लार्जेस्ट प्लैनेट कौन था, लार्जेस्ट प्लैनेट होता है आपका जुपिटर होता है। ये भी आपको इसमें से बिल्कुल पता होना चाहिए। लार्जेस्ट प्लैनेट आपका कौन सा है, जुपिटर होता है। सैटर्न क्या होता है, इसका चलो लिख ही देता हूँ, क्या याद करोगे। ये जो होता है ये रिंग के फॉर्म होता है। कभी आपका रिंग वर्ड आ जाए ना, रिंग वर्ड, तो आपको दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, सैटर्न, है ना। आपका वेनस जो होता है वो मॉर्निंग एंड इवनिंग प्लैनेट होता है, मार्स जो होता है आपका रेड प्लैनेट होता है, सैटर्न जो होता है वो आपका रिंग फॉर्म में होता है, और जुपिटर जो होता है वो कैसा होता है, लार्जेस्ट प्लैनेट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 83 है। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है, वाट काउजेज द फेज ऑफ द मून। तो फेज ऑफ द मून जो होता है वो क्या काउज करता है, क्या काउज करता है, अर्थ शैडो काउज करता नहीं यार, तो शैडो क्यों काउज करेगा, रोटेशन ऑप्शन नहीं। मून जो होता है वो रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, है ना। इसमें से पूछा है व्हाट काउजेज द फेज ऑफ द मून। तो फेज ऑफ द मून क्या काउज करता है, मून रिवोल्यूशन अराउंड अर्थ। सिंपल सा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। वैसे ये सब चैप्टर आपको हट चुका है, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन चैप्टर तो मैं सोचा 2-4-5 करवा दूँ, क्या पता आ जाए, है ना। मोस्ट एक्सपेक्टेड में आ रहा है तो आ सकते हैं, बिकॉज अब तक आप पूछे गए हैं इस चैप्टर से, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। अब देखो मैंने अभी जो बताया वही आया, ये पूछा है जो बताया वही आया, देखना एग्जाम में भी वही होगा। विच प्लानट हैज़ लार्जेस्ट, इसमें पूछा बताओ कौन सा प्लानट लार्जेस्ट है, कौन सा प्लानट लार्जेस्ट है। क्या बताया था अभी आपको, जुपिटर मैंने बताया था ना, जुपिटर क्या है, लार्जेस्ट प्लानट है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच क्या है, सिलेस्टियल बॉडी इज द क्लोजेस्ट टू द अर्थ। तो कौन सा इसमें से जो होता है बॉडी है जो कि किसके अर्थ के क्लोज है, अर्थ के क्लोजेस्ट है। तो क्या है, सन जो बहुत नहीं, सन तो बहुत दूर है भाई, और मार्स तो बिल्कुल बहुत दूर है, ये तो मून से भी ज़्यादा दूर है। अब सिंपल सा जो है आपका इसका आंसर, अर्थ के क्लोजेस्ट कौन सा है इसमें बॉडी, तो उसका मून जो होता है ये अर्थ के क्लोज होता है। अगर आपसे पूछता है यहाँ पे कि देखो एक क्वेश्चन और क्या पूछे थे, क्लोजेस्ट टू द बॉडी पूछा ना, अगर पूछता है कि क्लोजेस्ट, तो इससे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। तो देखो ये जो होता है पूछेगा आपका क्लोजेस्ट, विच प्लानट इज क्लोजेस्ट प्लानट पूछता है। यहाँ पे क्या पूछता बताओ, प्लानट, है ना, प्लानट पूछता कि विच प्लानट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। अगर प्लानट वर्ड यहाँ पे बॉडी के बदले में क्या वर्ड होता, अगर प्लानट वर्ड होता तो फिर तो आपका वेनस हो जाता है ना भाई। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, सिलेस्टियल बॉडी पूछा है, तो सिलेस्टियल बॉडी वर्ड है तो इसलिए आपका मून हो जाएगा। अब पूछता कि विच प्लानट, क्या पूछता है, विच प्लानट इज द क्लोजेस्ट, अगर प्लानट वर्ड आता था आपका आंसर क्या होता, वेनस हो जाता। तो डाउट क्लियर हो गया आपका, गुड। 66 में आ चुके हैं। तो 66 क्या है, द मेजर काउज ऑफ एयर पोल्यूशन। बताओ एयर पोल्यूशन का मेजर काउज का, इंक्रीज ऑक्सीजन। भाई इंक्रीज, अगर ऑक्सीजन इंक्रीज होगा तो हमारे लिए तो बेनिफिशियल है यार, क्यों काउज होगा एयर पोल्यूशन, बिल्कुल नहीं। सिंपल सा, जो क्या प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा उसके लिए, उससे क्या पोल्यूशन काउज होता है, नहीं यार। फोटोसिंथेसिस करता है तो उसने क्या बेचारा, तो CO2 रिलीज करता है, CO2 लेता है ना, ये सारे के सारे उसमें प्रोसेस होते हैं CO2 O2 का, तो वो बिल्कुल नहीं करता है। नॉन ऑफ द अबव हुआ नहीं था, उसका क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हमारा क्या होता है, क्या होता है बताओ, एयर पोल्यूशन होता है। क्यों होता है बोलो, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह, ह्यूमन क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह चलाते हैं, व्हीकल से चलाते हैं, ये डिफोरेस्टेशन, फॉरेस्ट को कट कर देते हैं, इस सारा का सारा ह्यूमन एक्टिविटी में आ गया ना। व्हीकल्स का चलाना, इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट करना, डिफोरेस्टेशन करना, ये सारा का सारा ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 87 में आ चुके हैं। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, इसमें से कौन सा गैस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कौन से लेयर के लिए, बताओ, ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पहले आप मुझे ये बताएंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्या काम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो वर्ड है ये सिंपल सा, कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जो ग्लोबल वार्मिंग होता है, कौन सा वार्मिंग बताओ भाई, ये क्या लिख दो, इसमें लिख दो काउज। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड काउज ग्लोबल वार्मिंग। आपका कभी भी ग्लोबल वार्मिंग वर्ड यूज हो जाए तो आप कहाँ जाना है, दिमाग आपका कार्बन डाइऑक्साइड में जाना है। तो नाइट्रोजन का ऐसा कोई रोल नहीं है। और CFC जो है ये क्या होता है, ओजोन लेयर को डिप्लेशन करने में यही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन नंबर का C हो जाएगा। पूछता है कि ग्लोबल वार्मिंग में कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज़ द मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन का मेजर सोर्स क्या है, क्या वो ऑसियन करेंट है, नहीं यार, आइसबर्ग नहीं है। तो मेजर पूछा है ना, मेजर हो जाएगा आपका इंडस्ट्रीज वगैरह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा ऑप्शन नंबर, थोड़ा जान लो। तो केमिकल हो गया, टॉक्सिन वगैरह हो गया ना, जो पोल्यूटेंट जो केमिकल वगैरह जो निकलता है इंडस्ट्री से, जो वहाँ से इतना ज़्यादा पोल्यूशन निकलता है, टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है, वो सबको आप कहाँ डालते हो, वाटर में डाल देते हो ना, तो इसलिए वहाँ वाटर पोल्यूशन होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 89 में आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज्ड बाय ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर। इसमें से डिजीज़ का नाम बताना है जो किसकी वजह से होता है, कंटामिनेटेड वाटर की वजह से होता है। तो सबसे पहले मुझे ये बताएंगे मलेरिया किसके वजह से होता है, मलेरिया मस्क्यूटो के वजह से होता है। किसके वजह से होता है भाई मेरे, मस्क्यूटो के वजह से होता है। कौन सा मस्क्यूटो, एनोफिलिस फीमेल मस्क्यूटो है ना, तो मेल या फीमेल, फीमेल का है ना, फीमेल की वजह से नहीं बोलूँगा, अगर नहीं तो वो भी विवाद हो जाएगा। तो विवाद मुझे नहीं करवाना है ना भाई, बिंदास से पढ़ो अच्छे से यार, क्या चिल मारो। चलो, तो कौन सा फीमेल मस्क्यूटो वजह से होता है बताओ, फीमेल मस्क्यूटो की वजह से। उसका नाम क्या, एनोफिलिस मस्क्यूटो। पूछा है कि ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर की वजह से क्या होता था, आपका होता है कोलेरा होता है, वो इसी की वजह से होता है। और आपका जो ट्यूबरकुलोसिस होता है ये एयर की वजह से होता है। आपका जो चिकन पॉक्स होता है ये आपका वायरल डिजीज़ है। ठीक है, ये वायरल डिजीज चिकन पॉक्स और ट्यूबरकुलोसिस आपका एयर की वजह से होता है। तो आज के सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, चलिए इसको आप खुद बताएंगे क्या है इसका आंसर। व्हाट इज़ द मेन काउज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अभी इस पर जरूर चर्चा किए थे, तो बताइए ग्लोबल वार्मिंग का मेन काउज क्या है। डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बिल्कुल सही बात है। और क्या है, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस, ये भी गलत बात है, डिक्रीज नहीं, अरे 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 हाँ सही है। और इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। डिफोरेस्टेशन नहीं, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, और ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड को ही कहते हैं। तो अब मुझे ये बताएंगे आज वाले 45 में, है ना, 46 से जो मैंने करवाया 90 तक, आज के 45 में कितने मार्क्स आए हैं और आपको सीरीज़ कैसा लगा है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। तो थोड़ा सा मैं आपसे बिल्कुल बात करना चाहूँगा आज। तो आपको करना क्या है, अब देखो अच्छे सुनो ध्यान से भाई। अगर आपने अब तक आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं की हो तो आप सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप चले जाना प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा चैंपियन गाइड, जो कि ये चैंपियन गाइड इतना बेहतरीन गाइड है। अगर आप चाहो तो अच्छे लेवल पे मतलब रिवाइज करना चाहते हो थ्योरी विथ क्वेश्चन, तो 5 घंटा के अंदर आपको यहाँ पे पूरा 1 शॉट मिला हुआ। मतलब हर चैप्टर का मैंने 25 मिनट में एक लेक्चर लिया हूँ, टोटल आपको 5 घंटे में पूरा आपका सीरीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 5 घंटे में आप पूरा चाहो तो आप साइंस से पूरा रिवाइज कर सकते हो, और इससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं आएगा। मैं जो भी करवा रहा हूँ बहुत बेहतरीन सीरीज़ है, आप किसी एक पे पूरा बिलीव हो गए, पूरा डिपेंड होगा, बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपने मैथ्स का PYQ नहीं किया है तो आप मैथ्स का PYQ कर लेना, क्योंकि PYQ बहुत ज़्यादा क्या हुए हैं, रिपीटेड हुए हैं। आप 2024 का उठाकर देख लो, 2024 के अंदर 30 PYQ में से 20 क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन थे। ठीक, इसीलिए PYQ करना बहुत ज़रूरी है। कहाँ से कहाँ तक करना, ज़्यादा नहीं करना है। 2016 से लेकर 2024 तक का PYQ बिल्कुल अच्छे लेवल पे कर लो, ये मोर देन इनफ होती है। उसी टाइप से अगर साइंस का अगर आपने PYQ नहीं किया है तो ये भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, और मैं आपको लिंक का डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, ये भी कर लेना। और ये आपको करने में कितना टाइम लगेगा, मैं देखो टाइम इससे बता रहा हूँ तो आपको पता चले कि इतने टाइम आप क्या क्या कर सकते हो। मैं देखो सारी चीज़ एक बार फिर से कंपाइल कर दूँ। अगर आप सिर्फ PYQ तो आपको करना ही करना, ये मस्ट है। अगर एग्जाम देने से पहले अगर आपने PYQ नहीं किया तो आपने कुछ नहीं किया। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, PYQ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप PYQ नहीं करते हो तो आपने कुछ नहीं किया। तो PYQ अगर मैथ्स का करते हो तो मैथ्स का, अगर मैंने जो लेक्चर डाला अगर वहाँ से करते हो, मैंने एग्जैक्ट मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, 7 घंटा 7.5 घंटा लगे आपको वहाँ पर। ठीक, उसी टाइप से आप अगर मेरे वहाँ से साइंस से करते हो तो वो आपको लगेगा 3.5 घंटा लगेगा। ठीक है, चलो मैं से 4 घंटा ले लेता हूँ, तो ये आपका लगेगा 4 घंटा। तो कितना हो जाए, 7 4 11, 11.5 घंटा में आपका
कितना मार्क्स आ जाएगा बताओ, 55 मार्क्स आ जाएगा साढ़े 11 घंटा में। इसीलिए अगर पी वाई क्यू आपने नहीं किया है, अब सबसे पहले पी वाई क्यू जरूर करें। पी वाई क्यू से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और मैंने मैथ्स का पी वाई क्यू में बच्चे ने बहुत प्यार दिया है, ठीक है। तो अब मैथ्स का पी वाई क्यू जरूर कर लेना, साइंस का जरूर कर लेना। और मैं वहाँ पे कहाँ से कहाँ तक करवा, 2016 से लेकर 2024 तक करवाया हूँ। अगर आप एएमयू को, अगर एएमयू के लिए आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आपको चाह रहे हो कि मुझे एएमयू का एग्ज़ाम देना है, तो आप बिल्कुल, अगर आपने अब तक ये सीरीज़ नहीं किया मास्टरिंग एंड एनसीईआरटी, ये तो यार बेस्ट सीरीज़, अब तक का सबसे बेहतरीन सीरीज़ मैं इसे ही मानता हूँ। इसमें बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन है, और मैं इसमें हर चैप्टर का मैं आपको 50, यहाँ तो भाई पूरा सिलेबस का मैं कितना कर रहा हूँ 90 क्वेश्चन, वहाँ पे मैंने हर चैप्टर का 50 से 60 क्वेश्चन, 50 नहीं 60 क्वेश्चन मैंने हर चैप्टर से करवाया। सोचो यार कितना लेवल वाला क्वेश्चन होगा वहाँ पे, कितना बेहतरीन आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। हर चैप्टर से 50 क्वेश्चन मैंने वहाँ पे करवाया है। और अगर वो 50 क्वेश्चन आप कर लेते हो ना, तो आप तो यार ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको तो अभी हलवा लगता है। जिन्होंने किया होगा तो आई होप को उसके सारे के सारे आंसर उसके सही होंगे, ठीक है भाई। आप मुझे चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा स्कैनर है। आप मुझे चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे मेरा आईडी सर्च करेंगे AKadir 374, तो अब भाई इस आईडी पे जाना, मुझे फॉलो कर लेना। और साथ के साथ जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो मुझे यहाँ पे क्या करना, क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर शेयर करना, ताकि मैं उसका आपको सॉल्यूशन बता सकूँ, ठीक है भाई। चलो फिर अच्छे से पढ़ो यार। वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको क्या आता रहे, नोटिफिकेशन आता रहे, और आप आगे बढ़ते रहो। मेरी दुआ आपके साथ है, अच्छे से पढ़ो, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, बिंदास होकर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं लेना, कोई स्ट्रेस नहीं लेना। आप चाहो तो सिलेक्शन, मैंने जो सीरीज़ अभी लाया है, इस सीरीज़ को आप 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हो। अगर आपको एक भी क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप चले जाना चैंपियन गाइड में, चैंपियन गाइड देख लो यार, बहुत मस्त सीरीज़ है यार। वन शॉट के चक्कर में ना पढ़ो, उससे देखो यार, क्वेश्चन रिवाइज ना करो। चैंपियन गाइड का सबसे खास बात ये है ना कि मैं एनसीईआरटी का वहाँ पे वो लाइन करवा रहा हूँ, एनसीईआरटी का वो लाइन वहाँ पे करवाता हूँ जिससे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। एनसीईआरटी का लाइन है, कुछ ये फालतू कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसे ज़रूर कर लो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। अच्छे से ख्याल रखें अपना, और पढ़ाई लिखाई करें बिंदास होकर, ठीक है भाई। मिलते हैं फिर कल।